जो सरकार केंद्रीय बैंक के स्वतंत्रता का सम्मान नहीं कर सकती, देर सवेर उन्हें फाइनेंशियल मार्केट के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। इससे ऐसी आग भड़केगी कि उन्हें वो दिन याद आएगा जब उन्होंने इस संस्था को कमजोर कर दिया था। 26 अक्टूबर 2018 को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रहे विरल आचार्य ने गुस्से में ये बात कही। सरकार और आरबीआई के बीच टसल इतनी बढ़ चुकी थी कि गवर्नर उर्जित पटेल ने समय से पहले इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया था, लेकिन सब जानते थे एक बार फिर सरकार और आरबीआई गवर्नर के बीच ठन चुकी है। उर्जित पटेल, रघुराम राजन, डी सुब्बा राव और वाई रेड्डी, इन सभी गवर्नर्स की सरकार से नहीं बनी। कुछ के मतभेद खुलकर सामने आए, कुछ ने रिटायरमेंट के बाद खुलासा किया। इन गवर्नर्स की लिस्ट में अब शक्तिकांत दास का भी नाम शामिल हो गया है। 10 दिसंबर 2024 को 6 साल के लंबे कार्यकाल के बाद शक्तिकांत दास ने गवर्नर का पद छोड़ दिया। कारण बताया जा रहा है रेपो रेट, या कहें ब्याज दरों में कटौती को लेकर सरकार से टसल को। हेलो, मेरा नाम हिमांशु है और आप देख रहे हैं खबरगांव। इस वीडियो में जानते हैं क्यों केंद्र सरकार और आरबीआई गवर्नर के रिश्ते अक्सर बिगड़ जाते हैं। पहले बात देश के नए आरबीआई गवर्नर की। केंद्रीय राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा अब देश के नए आरबीआई गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। 11 दिसंबर 2024 से 3 सालों के लिए वो आरबीआई के 26वें गवर्नर होंगे। संजय मल्होत्रा 1990 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अफसर है। अब तक के 33 साल के करियर में उन्होंने बिजली, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन, ब्रॉडकास्ट जैसे मंत्रालयों में काम किया है। 2022 में जब वो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के हेड थे, तब केंद्र सरकार ने उन्हें आरबीआई डायरेक्टर के रूप में नामित किया था। केंद्र की ओर से आरबीआई का कामकाज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही देखा करते हैं। नए आरबीआई गवर्नर बनने के बाद उनके सामने वही चुनौती होगी जो शक्तिकांत दास के सामने थी। अब बात पिछले आरबीआई गवर्नर्स की, उनके और सरकार के बीच क्या टसल हुई वो जानते हैं। वाई वेणुगोपाल रेड्डी साल 2003 से 2008 तक आरबीआई के गवर्नर रहे। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान 2 बार रिजाइन देने का मन बनाया था। उनके उस वक्त के वित्त मंत्री रहे पी चिदंबरम के साथ खुलकर मतभेद सामने आए थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी इन मतभेदों को सुलझाने की कोशिश की थी। हालांकि बाद में रेड्डी को ही चिदंबरम से बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी थी। रेड्डी और चिदंबरम के बीच मतभेद का एक बड़ा कारण फाइनेंशियल मार्केट का विकास था। चिदंबरम चाहते थे बॉन्ड, करेंसी और डेरिवेटिव जैसे फाइनेंशियल टूल्स का एक साथ विकास हो, लेकिन रेड्डी का मानना था कि फाइनेंशियल सुधार के लिए और भी प्राथमिकताएं हैं। 2004 से 5 और 2007 से 8 के बीच भारत का विदेशी मुद्रा भंडार काफी बढ़ा। केंद्र सरकार और योजना आयोग ने इसका ओपन मार्केट में इस्तेमाल करने का सुझाव दिया, लेकिन रेड्डी ने आरबीआई गवर्नर रहते हुए इसका विरोध किया। फरवरी 2008 में जब केंद्र सरकार किसानों के 60,000 करोड़ का कर्ज माफ करने का प्रस्ताव लेकर आई, तब भी रेड्डी ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया। रेड्डी के बाद डी सुब्बा राव के हाथ में आरबीआई की कमान गई। वो 2008 से 2013 तक आरबीआई गवर्नर रहे। केंद्र सरकार के साथ टसल के बीच एक बार फिर सुब्बा राव ने कहा था, आरबीआई सरकार का समर्थन करने वाला चीयर लीडर नहीं बन सकता है। सुब्बा राव ने अपनी किताब जस्टिस अ मर्सनरी, नोट्स फ्रॉम माय लाइफ एंड करियर में फाइनेंस मिनिस्टर के साथ हुए मतभेदों के बारे में लिखा। सुब्बा राव ने बताया कि कैसे चिदंबरम और प्रणब मुखर्जी आरबीआई की महंगाई को नियंत्रित करने वाली नीतियों से खुश नहीं थे। दोनों ने ब्याज दर कम करने का दबाव भी डाला था। चिदंबरम अपने तर्क एक वकील की तरह पेश करते थे, जबकि मुखर्जी एक अनुभवी राजनीतिज्ञ की तरह बात करते थे। सुब्बा राव के कार्यकाल में आरबीआई और केंद्र के बीच 2 बड़ी टसल हुई। पहली टसल एफएसडीसी यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल को लेकर थी। फाइनेंस मिनिस्ट्री देश में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए एफएसडीसी बनाना चाहती थी। ये डिपार्टमेंट आरबीआई से अलग काम करता, लेकिन सुब्बा राव ने इसका विरोध किया। उनका मानना था कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना आरबीआई का काम है। एफएसडीसी बनाकर सरकार आरबीआई के अधिकार कम करना चाहती है। दूसरा बड़ा टकराव हुआ ब्याज दरों को लेकर। चिदंबरम चाहते थे कि आरबीआई ब्याज दरें कम करे, लेकिन सुब्बा राव ने इसका भी विरोध किया। तब चिदंबरम ने कहा था, अगर सरकार को विकास का रास्ता अकेले तय करना पड़े तो हम अकेले चलेंगे। इस पर सुब्बा राव ने चिदंबरम की चुटकी ले ली थी और कहा था, उन्हें उम्मीद है एक दिन चिदंबरम ये कहेंगे कि मैं आरबीआई से इतना निराश हूं कि अकेले टहलने जा रहा हूं, लेकिन भगवान का शुक्र है कि फाइनेंस संभालने के लिए आरबीआई मौजूद है। सुब्बा राव के बाद 2013 से 2016 के बीच रघुराम राजन आरबीआई गवर्नर अपॉइंट हुए। उन्होंने चिदंबरम और सुब्बा राव के टहलने जाने और आरबीआई की मौजूदगी वाले बयान पर एक और लाइन जोड़ दी। उन्होंने कहा, आरबीआई सिर्फ मौजूद न रहे बल्कि उसकी ना कहने की क्षमता को भी बचाए रखना चाहिए।
रघुराम राजन के कार्यकाल के दौरान भी केंद्र सरकार के साथ उनके दो बड़े मतभेद सामने आए। पहला मतभेद था मनी मार्केट को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी सेबी को देने के फैसले पर। केंद्र सरकार चाहती थी कि मनी मार्केट का पूरा कंट्रोल आरबीआई से हटाकर सेबी को दे दिया जाना चाहिए। रघुराम राजन ने इसका खुलकर विरोध किया। बाद में केंद्र सरकार को राजन की बात माननी पड़ी थी। दूसरा मतभेद हुआ नोटबंदी को लेकर। राजन ने उस वक्त कहा था कि सरकार के नोटबंदी के फैसले पर वो साथ नहीं है। उन्होंने सरकार को एक रिपोर्ट बनाकर दी थी जिसमें उन्होंने नोटबंदी के नुकसान गिनाए थे, साथ ही नोटबंदी करने के बजाय उसके दूसरे ऑप्शंस भी सुझाए थे। हालांकि इस बीच रघुराम राजन का कार्यकाल खत्म हो गया। केंद्र सरकार ने उन्हें एक्सटेंशन नहीं दिया और कुछ ही हफ्तों बाद सरकार ने रातों रात 500 और 1000 के नोट बंद करने की घोषणा कर दी। यहां यह जानना जरूरी है कि रघुराम राजन से पहले जितने आरबीआई गवर्नर्स थे वो सरकार के साथ अपने टसल की बात ओपनली नहीं करते थे। ये सभी पर्दे के पीछे घटता था। रिटायरमेंट के बाद या फिर किसी किताब में इसका बाद में जाकर खुलासा होता था। लेकिन रघुराम राजन ने सरकार के फैसलों का खुलकर विरोध शुरू किया, जिससे आरबीआई और केंद्र सरकार के रिश्तों में खटास आई। रघुराम राजन के बाद 5 सितंबर 2016 को केंद्र सरकार ने उर्जित पटेल को नया आरबीआई गवर्नर नियुक्त किया। लेकिन पटेल और केंद्र सरकार के बीच सबसे ज्यादा मतभेद सामने आए। कार्यकाल खत्म होने से पहले ही 10 दिसंबर 2018 को अचानक उर्जित पटेल ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। केंद्र सरकार आरबीआई के धन भंडार या कहें कि एक्यूमुलेटिव रिजर्व का इस्तेमाल करना चाहती थी। आरबीआई ये रिजर्व बुरे समय के लिए बचा कर रखता है। उर्जित पटेल ने यह सरकार को देने से मना कर दिया। पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी सुभाष चंद्र गर्ग ने अपनी किताब वी ऑल्सो मेक पॉलिसी में इसके बारे में लिखा है। गर्ग ने बताया है कि इसके बाद उस वक्त वित्त मंत्री रहे अरुण जेटली और उर्जित पटेल के बीच टसल काफी बढ़ चुका था। इतना कि फाइनेंस मिनिस्ट्री और आरबीआई के बीच सीधी बातचीत तक बंद हो गई थी। उर्जित पटेल और केंद्र सरकार के बीच एक और बड़ा टसल इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर हुआ था। गर्ग ने अपनी किताब में लिखा है कि उर्जित पटेल केंद्र की इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में अड़ंगा लगाने की कोशिश में थे। वो चाह रहे थे कि जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए जाए वो सीधे आरबीआई से हो और वो भी डिजिटल मोड में हो। उर्जित पटेल का केंद्र से रेपो रेट को लेकर भी विवाद हुआ। रेपो रेट वो ब्याज है जो आरबीआई बैंकों पर लगाती है। सरकार चाहती थी कि आरबीआई रेपो रेट कम करे, जिससे बैंकों पर भार कम हो और जनता पर लगने वाला ब्याज दर भी कम हो जाए। लेकिन उर्जित पटेल ने फाइनेंस नियमों का हवाला दिया और रेपो रेट 3 महीनों के भीतर 25% तक बढ़ा दिया, घटाने की बजाय। किताब के मुताबिक उर्जित पटेल और वित्त मंत्रालय के अनबन के बीच 14 सितंबर 2018 को पीएमओ ने एक मीटिंग बुलाई, जिसमें विवाद सुलझाने के बजाय और बढ़ गया। सुभाष चंद्र गर्ग अपनी किताब में लिखते हैं कि क्यूमुलेटिव रिजर्व का पैसा सरकार को न देने पर उर्जित पटेल इतना अड़ गए कि पीएम मोदी ने उनके रवैये से परेशान होकर उनको यहां तक कह दिया था कि वो एक सांप है जो पैसे के ढेर पर कुंडली मारकर बैठा हुआ है। इसके बाद 10 दिसंबर 2018 को उर्जित पटेल ने अचानक अपना इस्तीफा दे दिया। बाद में उर्जित ने अपनी किताब ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर में लिखा, जब सरकार घाटा कंट्रोल नहीं कर पाती तब वो सरकारी बैंकों को ज्यादा से ज्यादा लोन देने के लिए दबाव डालती है। इससे बैंकों पर एनपीए बढ़ जाता है। इन एनपीए की भरपाई सरकार अपने पैसों से करती है। इससे भले ही त्वरित रिलीफ मिलता है, लेकिन अंत में घाटा और बढ़ जाता है। उर्जित पटेल और केंद्र सरकार के बीच चल रहे इस टसल के बीच डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने वो गुस्से भरा बयान दिया था, जिसके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में बात की थी। खैर, उर्जित पटेल के इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार ने शक्तिकांत दास को अगला गवर्नर नियुक्त किया। 12 दिसंबर 2018 को शक्तिकांत दास ने गवर्नर का पद संभाला। शक्तिकांत दास पहले ऐसे गवर्नर थे जो आईएएस थे। उस वक्त ये चिंता थी कि शक्तिकांत दास एक सीजन्ड ब्यूरोक्रेट तो है, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसीज का उन्हें कोई ज्यादा अनुभव नहीं था। ऐसे में वो आरबीआई को सही तरीके से चला पाएंगे या नहीं, इसे लेकर संदेह था। लेकिन दास ने न सिर्फ आरबीआई और सरकार के बीच रिश्तों को सुधारा, बल्कि आरबीआई की गरिमा को भी बनाए रखा। शक्तिकांत दास की नियुक्ति के महज 1 साल बाद कोरोना महामारी एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी। ऐसे में लॉकडाउन की वजह से गवर्नर होने के नाते दास को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। शक्तिकांत दास ने उस वक्त रेपो रेट को 4% पर लाकर एक बड़ा फैसला लिया और इतने कम इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई ने 2 साल तक काम किया। इससे लॉकडाउन की वजह से भारत की इकोनॉमी पर बाकी देशों के मुकाबले कम असर पड़ा। इकोनॉमिक ग्रोथ कम ना होने देना, आपदा के वक्त कुशलता से मॉनेटरी सिचुएशंस को हैंडल करना, ये 2 बड़ा कारण था, जिसकी वजह से 2021 में मोदी सरकार ने शक्तिकांत दास को दूसरा कार्यकाल दिया। दास के 6 साल के कार्यकाल में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ 7% से ऊपर रही।
उनके काम करने का तरीका भी वैसा ही रहा जिससे केंद्र के साथ समन्वय बना रहे। यही कारण रहा कि 2024 में आरबीआई ने सरकार को डिविडेंड के तौर पर 2,11,000 करोड़ रुपए दिए। यह अमाउंट अब तक का सबसे बड़ा अमाउंट था, लेकिन अंत में दास का भी गवर्नर कार्यकाल केंद्र सरकार से टसल के साथ खत्म हुआ। ये टसल रेपो रेट को लेकर हुआ था। केंद्र सरकार चाहती थी कि महंगाई काबू करने के लिए आरबीआई रेपो रेट कम करे। साल 2023 में कई मौकों पर लगातार आरबीआई ने ऐसा ही किया, लेकिन अब और कम नहीं करने के लिए शक्तिकांत दास अड़ गए थे, जबकि केंद्र सरकार लगातार दबाव बना रही थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी रेपो रेट में कटौती करने की बात कही थी ताकि इकोनॉमी को बूस्ट मिल सके, लेकिन शक्तिकांत दास ने रेपो रेट में बदलाव नहीं करने का फैसला लिया और अब शक्तिकांत दास की भी विदाई हो गई है। आरबीआई गवर्नर्स और केंद्र सरकार के बीच टसल का किस्सा पुराना है। आरबीआई अर्थव्यवस्था के नियमों के हिसाब से चलना चाहता है, लेकिन सरकार को वोट बैंक, इंडस्ट्री और पब्लिक ओपिनियन भी मैनेज करना होता है। लेकिन हमें यहाँ एक बात की ओर ध्यान देने की जरूरत है। आरबीआई कैसे काम करेगा ये फैसला तो गवर्नर के हाथ में होता है, लेकिन देश में आरबीआई का अगला गवर्नर कौन होगा ये फैसला केंद्र सरकार ही लेती है। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से मिला नॉलेज पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल खबरगांव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।